हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योग्राफिकल थॉट के इस हिंदी वर्जन वाले सीरीज में। तो अब तक हमने रोमन एम्पायर और उनकी कंट्रीब्यूशन को देखा। अब आगे चलेंगे आज की वीडियो में और हम देखेंगे कि आफ्टर फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर कोलैप्स करता है 5वीं सदी में, उसके बाद क्या होता है ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को, ज्योग्राफिकल थॉट को, और इस टाइम पीरियड को, अगले 1000 साल को वेस्टर्न यूरोप में खास करके डार्क एजेस के नाम से जानते हैं। तो ये डार्क एजेस क्या है? क्या ये पूरी दुनिया के लिए वैलिड है या सिर्फ ये यूरोप के लिए वैलिड है? और इस दौरान क्या क्या चीजें हुई, ये हमें जानना है। तो 5वीं सदी से लगभग 15वीं सदी तक, यानी 5th सेंचुरी से ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी तक, ये जो 1000 साल का समय है, इसमें ज्योग्राफिकल थॉट कैसा था, क्या हुआ उसके साथ, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसको आखिरी तक जरूर देखिए। और मेरा रिक्वेस्ट एज यूजुअल कि आप इस वीडियोस को शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और एक कमेंट जरूर छोड़िए, एक लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। इससे हमें ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो आइए सीखते हैं डार्क एजेस इन ज्योग्राफिकल थॉट। तो जब हम बोलते हैं डार्क एजेस इन यूरोप, तो इसका क्या मतलब होता है? तो पहले पॉइंटर्स से हम समझ लेते हैं कि डार्क एजेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसकी शुरुआत होती है फॉल ऑफ या कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर से। जैसा कि आप जानते हैं कि एंशंट का, सिविलाइजेशंस का जो आखिरी पड़ाव था, वो रोमन एम्पायर पे आके खत्म होता है यूरोप में, जहां पे सबसे ज्यादा समृद्धि थी, एफ्लुएंस जिसको आप कहते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो उस समय का बेस्ट था वो रोमन्स के पास था, बेस्ट आर्मी थी और बेस्ट नॉलेज फॉर्म्स थे। तो जो अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी तक हम पहुंचे थे, अब नॉलेज सेंटर का शिफ्ट होने का समय आ गया था और वापस वेस्टर्न यूरोप में चीजें बदलने वाली थी। तो रोमन एम्पायर कोलैप्स होता है और उसके बाद आपका राइज ऑफ चर्च होता है पूरे वेस्टर्न यूरोप में। क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैलता है और इसमें एज ऑफ टर्मोइल, यानी कोई भी चीज सही तरीके से नहीं हो रहा था। इसमें हर जगह मन मुताबिक चीजें अपने हिसाब से लोग कर रहे थे, जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी रूल। तो मनचाहा जिसको जो मर्जी आए वो करने को। तो थोड़ा सा केओस था ये सिचुएशन, और इसमें वायलेंस बहुत था, ब्रुटैलिटी बहुत था। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जिसको हम साइंटिफिक एक्टिविटी कहते हैं, जो एरिस्टोटल ने ट्रेडिशन शुरू किया था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, इस समय पे खत्म हो जाता है। और ज्योग्राफी, जो इतनी मुश्किल से एक शब्द आया था, हम ज्योग्राफर्स बड़े प्राउडली इसको बोलते हैं कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए कि नॉर्मल पार्लेंस में, कॉमन बातों में से वर्ड ही हट गया समाज से, ज्योग्राफी। कोई ज्योग्राफी वर्ड यूज करना तक छोड़ चुका था इन 500-700 सालों में, 1000 सालों में यूरोप में। तो ज्योग्राफी वर्ड भी गायब हो गया कॉमन डिक्शनरी से। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैप को, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन है डार्क एजेस का। तो इसमें आपको मिथिकल क्रीचर्स दिखेंगे, क्राइस्ट यहाँ पे दिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे सी ऑफ शैडोज लिखा है, कोड्स ऑफ लव लिखा है। आप इस मैप से समझिए कि क्या ये मैप टू द स्केल है, क्या ये मैप रियलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, खास करके मेडिटेरेनियन सी के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। अब ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि ये पूरी दुनिया के लिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। डार्क एजेस सिर्फ इस पोर्शन में कहा जाता है, माना जाता है। अब बात करते हैं कि रीजंस क्या थे रोमन एम्पायर के फॉल के। तो थोड़ा आउटलाइन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री को समझना बेहतर आपको बनाएगा। तो रीजंस क्या क्या थे? सबसे पहला तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन। बहुत बड़ा एम्पायर था तो अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी कमांड नहीं रख पा रही थी, लीडरशिप वीक हो गया था, सिविल वॉर्स हो रहे थे, करप्शन था। फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन, हेवी टैक्सेशन। और जब आप अर्बन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप बात करते हैं नेक्रोपोलिस की, कि सिटी जो है वो, रोम जो है वो कोलैप्स करने लग गया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था, स्लेवरी का जो सिचुएशन था, इन्वेजन, पायरेसी, मिलिट्री कमजोर हो गई थी। और एक्सटर्नल फोर्सेस जो थे, कुछ जर्मनिक ट्राइब्स थे, विसिगॉथ, वंडाल्स, इनके लगातार अटैक्स हो रहे थे, ईस्ट से हुन्स के अटैक हो रहे थे। और लास्ट एम्परर जो है यहाँ पे, रोम्युलस ऑगस्टुलस, ये 1476 कॉमन एरा में, 5वीं सदी के अंत आते आते तक, ये इनका जो है राज्य खत्म हो गया था, एंड हो गया था। और यहाँ पे कल्चरल सोशल डिक्लाइन की बात है, डिविजन हो गया एम्पायर में। और इन्वायरमेंट एंड हेल्थ क्राइसिस की भी बात हम करते हैं हमेशा, कि क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, उसके अलावा प्लेग, ये सब तो था ही। बट इन सब से ऊपर एक बहुत बड़ा कारण था, वो था रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। जो रिलीजन का, जो कैथोलिक चर्च का जो कंट्रोल था, वो समय के साथ बहुत बढ़ा और कैओस में उन्होंने यूनिफिकेशन ढूंढा।
मतलब जब चीजें ठीक नहीं चल रही हो तो किसी ने यूनाइट करने की कोशिश की, लेकिन रिलीजियस ग्राउंड्स पे। तो कैथोलिक चर्च का राइज होता है बहुत तेजी से, और उसमें एक प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि ये कल्चरल एंड मोरल फ्रेमवर्क तो दिया उन्होंने, लेकिन डिस्करेज कर दिया साइंटिफिक इंक्वायरी को, जो कि सदियों से चला आ रहा था ग्रीक्स एंड रोमन्स में। तो आप देखेंगे यहां पे कि सिर्फ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस थॉट्स प्रमोट हो रहे हैं, साइंटिफिक परसूट्स को दबा दिया गया। इसीलिए इसको हम डार्क एजेस इन वेस्टर्न यूरोप कहते हैं। तो बात करते हैं डार्क एजेस की, तो कई जगह पे किताबों में कहीं लिखा होगा 4th to 14th सेंचुरी, कहीं पे 700 साल लिखा है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑलमोस्ट 1000 साल की बात हम कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, फिफ्थ 476 एडी की हम जब बात कर रहे हैं कॉमन एरा की, तो 5th सेंचुरी है। तो फिफ्थ से लेके 15th सेंचुरी तक, जब तक एज ऑफ डिस्कवरी नहीं आया था, तब तक वेस्टर्न यूरोप में आप देखेंगे फॉल ऑफ ग्रीको रोमन नॉलेज हो रहा था। यानी ग्रीको रोमन्स ने जितने भी ज्योग्राफिकल नॉलेज बनाई थी, या तो वो स्टैग्नेट हो गई, या तो अंडर क्वेश्चन मार्क आ गई, या तो उसमें डिग्रेडेशन देखने को मिला अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च। तो इसको हम बात करते हैं। और कई बार लोग पूरे वर्ल्ड को कहते हैं कि डार्क एज था, लेकिन इस समय पे पूरे वर्ल्ड में डार्क एज नहीं था। ये एक यूरोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, ये मतलब यूरोप को सेंटर में रख के बनाया गया कॉन्सेप्ट है डार्क एज। यानी इस समय पर इंडिया में तरक्की हो रही थी, हमारा गोल्डन एज था गुप्ताज का, और लेटर गुप्ताज का अगर आप देखेंगे तो चाइना में तरक्की हो रही थी, अरब में तरक्की हो रही थी, बट यूरोप अंडर डार्क एजेस था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5th to 15th सेंचुरी में बिगिनिंग है 476, और एंड है ऑलमोस्ट द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा, जिसको हम कहते हैं क्रुसेड्स के बाद। तो ये वाला समय आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफिकल साइंस के साथ डार्क एजेस में क्या क्या चीजें हुई। तो आपने ये तो देखा कि कैसे डिसऑर्डर आ गया था, केओस हो गया था, रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो स्ट्रांग हो गया एज ए यूनिफाइंग फोर्स। तो इसमें डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर से नॉलेज फॉर्म्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से गिरा, राइट। लेकिन चाइना, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये अभी भी सरवाइव कर रहा था, बहुत तरक्की कर रहे थे हम, राइट। तो यहां देखिए कि 500 साल, खास करके सेकंड से सेवेंथ, ये वाला जो समय है जहां पे टॉलेमी का वर्क, अगर आपको याद होगा गाइड टू ज्योग्राफी, उसका जो कंपाइलेशन था, उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। उसमें अब्रिजमेंट हुआ, टर्मोइल हुआ, बहुत सारी चीजें आप बात करते हैं इसमें। तो कोई सिंगल ओरिजिनल वर्क जो है इस पीरियड में, जैसे इससे पहले आपने देखा, वैसा कोई सिंगल ओरिजिनल वर्क आपको इस समय पे नहीं मिलेगा 7वीं सदी तक। तो ये ओरिजिनल वर्क्स गायब हो गए, जो पहले के काम थे उस पर कोई फर्दर रिसर्च नहीं हो रहा था। तो थियरी में भी और प्रैक्टिस में भी एक्सप्लोरेशन ऑलमोस्ट बंद था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफी के नॉलेज को रिवाइव करने के लिए आपको एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा। एक्सप्लोरेशन इज द बेसिस फॉर द सब्जेक्ट, राइट। अगर लोगों ने दुनिया नहीं देखी होती, घूमा नहीं होता, तो बंद कमरे की तरह होता ज्योग्राफी, जो कि हुआ। यानी पहली बार जो इतने अच्छे टॉलेमी के मैप्स थे, स्ट्रैबो के वर्ल्ड मैप्स थे, सब बदल गया। कैसे बदल गया? तो देखिए आप इसको, टी इन ओ मैप्स कहते हैं हम इसको। ये क्या है? ऑर्बिस टेररम बोलते हैं। तो जितना भी एक्यूरेट डिलिनिएशन इन्होंने कोस्ट लाइन का किया था, नाइल टैक्सेशन काम कर रहे थे ये लोग, और जितनी भी डिटेलिंग थी मेडिटेरेनियन से लेके और फर्दर ईस्ट तक, सब डिटेल बंद हो गया इस सर्कल में, टी इन ओ में। तो टी में आप देखिए यहां पे जो आप देखते हैं मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, और यहां पे नॉर्थ में आ गया, जहां पे नॉर्थ हुआ करता था नॉर्थ सेंट्रिज्म मैप में, वहां अब ईस्ट सेंट्रिक मैप हो गया पहली बार। आप हमेशा नॉर्थ पॉइंटर ऊपर रखते हैं, आप गौर करिए इस समय पे मैप ईस्ट सेंट्रिक हो गया, और ईस्ट के ऊपर जहां सनराइज होता है वहां पे कहा गया पैराडाइज है, राइट। इसको ओरियंस कहते हैं, ओरिएंट मतलब ईस्ट, जहां पे सन राइज होता है, पैराडाइज है वहां पे इनके हिसाब से। जेरूसलम ओब्वियसली सेंटर में था, और इधर यूरोप और इधर अफ्रीका था, और चारों तरफ जो है ये ओशनिक बॉडी, वाटर बॉडी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये ऑर्बिस टेररम जो है ये प्योरली फैंसी दिमाग की उपज है, राइट। ये वाला मैप प्रेवलेंट हो गया, ईस्ट ओरिएंटेड मैप्स बनने लग गए। अब गौर करिए कि ईस्ट का इतना इंपॉर्टेंस, तो बाद में जितने भी ट्रैवलर्स हुए, जितने भी लोग हुए, जितने भी आक्रमणकारी हुए, सबको ईस्ट ही आना था। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण था कि ईस्ट में पैराडाइज है, कहीं ना कहीं हिमालय है, और भी वेल्थ है। तो ईस्ट की तरफ लोगों ने हमेशा मूव किया और एक्सप्लोरेशन किया, उसके अलावा अटैक्स किए, वो सब आपने इतिहास में देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैप नेविगेशन के लिए यूज होता है, माइंडसेट बनाता है आपका। ये जो बदल गया, इसकी वजह से आप देखेंगे अगले 1000-1500 साल में ईस्ट की तरफ कितने लोग आए,
राइट। अब बात करते हैं ये व्हील मैप जो है, जिसको ऑर्बिस टेरेरम भी कहते हैं, यानी टेरा मतलब लैंड, ऑर्बिस जो है वो एक सर्कुलर लैंड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब देखिए इसमें कि ये जो टी शेप है, उसमें आप देखिए मेडिटेरेनियन और एजियन और ब्लैक सी का रिप्रेजेंटेशन, नाइल रिवर एंड रेड सी थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है, और यूरोप एशिया एंड अफ्रीका में बस डिवीजन आपको क्लियरली देखने को मिलता है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें जेरूसलम जो है वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है, और यही लिमिट हो जाता है सारा का सारा। इसमें मिथिकल प्लेसेस, बीस्ट, ड्रैगन, लेजेंडरी गॉग मैगॉग, इन सबको प्रेजेंट कर दिया गया। राइट। तो ये जो आप बात करते हैं कि नॉन बिलीवर्स और बिलीवर्स का डिस्टिंग्विश, ये यहां पे बहुत शार्प था। अब बात करते हैं रेट्रोग्रेशन की, एक शब्द यूज करते हैं अंग्रेजी में, रेट्रोग्रेड मतलब पीछे की तरफ ढकेलना, पीछे की तरफ जाना। तो ये आपको इसमें होता हुआ दिखेगा जब कोलैप्स होता है इतना बड़ा रोमन एम्पायर। तो इसमें आप देखिए क्या सिचुएशन है, टूट के ये डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये गॉल है, ये डेशिया है, ये हिस्पैनिया है, सब बारबरिक हैंड्स में चला जाता है, खराब स्थिति में आ जाता है। और रिलीजन डोमिनेट कर रहा है पूरे वेस्टर्न यूरोप में, इस एरिया में कंप्लीटली। अब बात करते हैं कि इसको डार्क एज की तरफ जब हम देखेंगे, तो इसमें आप देखिए कि चर्च का रूल में ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स भी ट्विस्ट हो गए, टर्न हो गए। तो अर्थ जो स्फेरिकल ऑलरेडी था एज अ कॉन्सेप्ट, वापस से फ्लैट अर्थ हो गया, फ्लैट डिस्क हो गया। और क्या आपको पता है कि आज भी फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, एग्जिस्ट करता है, लोग बिलीव करते हैं कि फ्लैट अर्थ है। राइट। अगर आपको नहीं पता तो ढूंढिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि फ्लैट अर्थ सोसाइटी के बारे में क्या जानते हैं आप। अब देखते हैं थोड़ा सा, एक आर्टिकल से मैंने एक सर्प लिया है, देखिए कि क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी ने डिनाइड कर दिया स्फेरिकल अर्थ के कॉन्सेप्ट को। देखिए स्कॉलर का नाम था फिरमानुस, इन्होंने कहा कि अर्थ फ्लैट है, स्फेरिकल नहीं है। अब बात करते हैं एक कॉस्मस नाम के स्कॉलर थे अलेक्जेंड्रिया से, उन्होंने किताब ही लिख दी क्रिश्चियन टोपोग्राफी, यानी क्रिश्चियनिटी के बिलीव के हिसाब से टोपोग्राफी कैसा है, जियोमॉर्फोलॉजी कैसा है। राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सारी चीजें आपको दिखेगा कि फ्लैट, बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय हाई वॉल्स, सपोर्टेड बाय सेमी स्फेरिकल स्काई समवॉट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक इंक्लोजर की तरह आपको दिखेगा, एक चर्च के कॉन्सेप्ट की तरह दिखेगा। ऐसा हो गया ज्योग्राफी का जो होराइजंस था। तो ज्योग्राफिकल थिंकिंग यहां पे आप देखेंगे रेट्रोग्रेड कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, हर जगह पे नहीं। तो बाकी जगह क्या हो रहा था, आउटसाइड यूरोप क्या हो रहा था, थोड़ा उसकी एक झलक देख लेते हैं, डिटेल तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस्लामिक वर्ल्ड, राइट, अगले 700 साल, 8 से 14 सेंचुरी, इस्लामिक एक्सपेंशन होता है, और उसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स आते हैं जिनको हम अलग से अगले वीडियो में देखेंगे। इद्रिसी, बतूता, अलबिरुनी, इन्होंने बहुत काम किया और इन्होंने ज्योग्राफी को सरवाइव किया, क्लासिकल को अरबिक में कन्वर्ट किया, नॉलेज को, बहुत सारे ट्रांसलेशंस हुए यहाँ पे। चाइना ने बहुत सारा काम किया सोंग डायनेस्टी के अंदर, मैग्नेटिक कॉम्पास और कार्टोग्राफी, नेविगेशन पे बहुत काम हुआ। और इंडिया का तो आपको पता है कि गुप्ताज और लेटर गुप्ताज में गोल्डन एज चल रहा था, बेस्ट ऑफ दी नॉलेज फॉर्म्स को लिखा जा रहा था, टेम्पल आर्किटेक्चर आ चुका था इंडिया में, कॉइन्स नए तरीके के बन रहे थे, इंस्क्रिप्शंस नए बन रहे थे, पुराणों को लिखा जा रहा था। ये सब इसी दौरान हो रहा था जब आप डार्क एजेस वहां देख रहे हैं। सूर्य सिद्धांत का कॉम्पोजिशन आपको 4वीं 5वीं सदी तक हो चुका था, और बाकी के जितने आपके वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जो भी आप पढ़ते हैं, वो सब इसी पीरियड में बहुत प्रॉपरली कंपोज करके हमारे टेबल्स पे आ चुके थे। तो हमारे यहाँ पे जो नॉलेज सिस्टम था वो तरक्की कर रहा था, लेकिन यूरोप में उसी समय पे डार्क एजेस चल रहा था। तो ये जो बातें हैं हमें ध्यान रखना है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इससे डार्क एजेस के पैरेलल आप देखिए जिसको आज आप मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां पे क्या हुआ, वहां पे राइज ऑफ इस्लाम होता है, और एक खलीफेट, खलीफा के अंदर एक साम्राज्य स्थापित होता है, और खलीफेट ने बहुत सारे चीजों को प्रमोट किया। और याद रहे, कॉन्सेप्ट वही था, फिलॉसफी वही था, जिसके हाथ में नॉलेज होगा दुनिया भर का, पावर उसी के हाथ में होगा। तो क्योंकि इनको पूरे वर्ल्ड में पावर से अपना क्रिएट करना था एम्पायर, तो इन्होंने कहा कि हमें नॉलेज चाहिए। तो सारा का सारा ग्रीक और लैटिन का नॉलेज कहां ट्रांसलेशंस में आया, खलीफा के अंदर, अरबिक में आया, और वहां मैथमेटिकल, फिजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, रीजनल ज्योग्राफी, इन सब पे काम हुआ। और अलेक्जेंड्रिया के बाद
अगला सेंटर कहाँ जाता है? बगदाद में जाता है। राइट, तो बगदाद जो है वो सबसे बड़ा सेंटर फॉर लर्निंग बन गया इस समय पे। तो यहां पे जो अरब स्कॉलर्स हुए उनके लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो अगला वीडियो देखना ना भूलिए। अरब स्कॉलर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बगदाद में जो अरब स्कॉलर्स हुए, खलीफेट ने उनको कैसे पैट्रोनेज दिया, कैसे स्पॉन्सर किया, और ये नॉलेज कैसे फ्लोरिश हुआ, जिससे ज्योग्राफी जो है वो एंशियंट से मिडिएवल में कनेक्ट हो गया, बच गया खोने से बहुत सारी चीजें। तो इसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो आप प्लीज इनको शेयर करिए, कमेंट जरूर छोड़िए, लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए ज्योग्राफिकल थॉट में जो आप हमारे स्क्रीन पे देखते हैं, तो जैसा कि आपको पता है हमने एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाया है geographyebooks.com, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट विशेस, टेक केयर।